हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आया है जो आने वाले समय में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इम्पैक्ट करने वाला है। उसमें अपीयर होने वाले हर स्टूडेंट को क्या करने वाला है, इम्पैक्ट करने वाला है। तो ये जजमेंट क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या हुआ है जो आप सभी को पता होना चाहिए आपके फ्यूचर को लेके। तो चलिए देखते हैं कि इस जजमेंट के अंदर क्या हुआ था। देखिए, इस जजमेंट के अंदर जो मेन मुद्दा था वो ये था कि यहाँ पर एसएससी ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया था, किसके लिए, कांस्टेबल भर्ती के लिए। अब उसमें क्या था ना, एज लिमिट कर दी गई थी 18 टू 23 ईयर्स, और लेकिन इसके अंदर क्या था कि 3 ईयर रिलैक्सेशन किया गया था फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। देखिए, नॉर्मली जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे जब भी एज लिमिट दी जाती है तो आप एक चीज ध्यान से देखना, हमेशा जो रिजर्व कैटेगरी होती है उसके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यहां पर भी एज रिलैक्सेशन दिया गया था और वो कितना था, 3 ईयर का था। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो जजमेंट है वो ओबीसी कैंडिडेट्स ने फाइल किया था केस, उसके बेसिस पे जजमेंट आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है, रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो ओबीसी रेस्पोंडेंट है उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन लिया, यानी कि जो उनकी एज थी वो इससे ज्यादा थी, 18 से 23 साल जो लिमिट दी है उससे ज्यादा उनकी एज थी। उन्होंने क्या किया, जो एज का जो बेनिफिट था उन्होंने उसका बेनिफिट दिया। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जब उन्होंने एग्जाम दिया तो जो उनके मार्क्स आए ना वो ओबीसी कैंडिडेट के हिसाब से जो मार्क्स थे वो कम थे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ओबीसी की कट ऑफ गई है 100 मार्क्स तो उनके मार्क्स आए थे 100 से थोड़े से कम, जैसे कि 90 मान सकते हो, 95 मान सकते हो। लेकिन उस एग्जाम के अंदर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी उनके अकॉर्डिंग वो क्वालिफाई कर रहे थे, यानी कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो थोड़ी कम गई थी। तो यहां पे अब उन्होंने बोला कि सर आपने मुझे क्यों सेलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट अथॉरिटी ने बोला क्योंकि आपने क्या किया है, एज का रिलैक्सेशन लिया है, आपने ओबीसी से फॉर्म भरा है, तो और आपके जो मार्क्स है वो ओबीसी कैटेगरी से कम है, तो ऐसे सिचुएशन में हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो रेस्पोंडेंट उन्होंने बोला कि सर ठीक है मैं ओबीसी में क्वालिफाई नहीं कर रहा हूं लेकिन जो मेरे मार्क्स है वो मुझे क्वालिफाई करवाते हैं, कहां पर, जनरल कैटेगरी के हिसाब से, तो फिर आप मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो वहां पर जो अथॉरिटी उन्होंने सिंपल सी बात वापस से रिपीट की कि नहीं, आपने जब एज का रिलैक्सेशन ले लिया है तो हम आपको माइग्रेट नहीं कर सकते आपकी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में, और इसी बात पे ये पूरा मुद्दा राइज हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कैंडिडेट त्रिपुरा हाईकोर्ट को क्या किया, अप्रोच किया, और उन्होंने बोला कि सर मैंने चाहे फॉर्म ओबीसी कैटेगरी में भरा हो बट क्योंकि मेरे मार्क्स जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हैं तो आप मुझे सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो त्रिपुरा हाईकोर्ट है उन्होंने क्या दिया, जजमेंट दिया किसके फेवर में, जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके फेवर में। अब वो मुद्दा गया कहां पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट यानी कि जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके क्या आर्ग्यूमेंट थे, उन्होंने बोला कि क्योंकि मेरे मार्क्स जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप मुझे क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप किसका, आर्टिकल 40 जो बात करता है राइट टू इक्वलिटी, और क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स ला रहा हूं तो आप मुझे जनरल कैटेगरी के अंदर ही सेलेक्ट करो, क्योंकि जनरल कैटेगरी क्या होती है, एक ओपन कैटेगरी है जिसके भी मार्क्स उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी में भी सेलेक्ट हो सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई एसटी एससी ओबीसी का कैंडिडेट है, उसके मार्क्स अपनी कैटेगरी से ज्यादा है और इतने ज्यादा है कि वो जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ को भी वो पार कर रहा है, तो अब उसका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा, जनरल कैटेगरी के अंदर होगा, क्योंकि माइग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ही उन्होंने ये बोला कि जब मैं जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स लाया हूं और नॉर्मली क्या होता है जनरल कैटेगरी के अंदर माइग्रेशन अलाउड होता है, तो फिर आप मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, ये मेरा आर्टिकल 14 का क्या हो गया है, वॉयलेशन हो गया है। और जो ये एज का जो रिलैक्सेशन दिया गया था वो जस्ट क्या था, एक छोटी सी एज थी रिजर्वेशन के अंदर, ओके। लेकिन जो यूनियन ऑफ इंडिया उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने बोला कि जो हमने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकाला था जिसकी डेट थी 1 जुलाई 1998, सॉरी, जो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था वो जो हमारी रिक्रूटमेंट जो रूल्स हैं, जो रूल्स हमने इस ईयर में बनाए थे उसके अकॉर्डिंग हमने वो नोटिफिकेशन निकाला था। तो हम जो रूल्स बना रहे हैं, जो हमने ओरिजिनली 1998 में बनाए थे, हम ये सारा काम, जो सारी प्रोसेस है, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ओके। तो यहां पे
फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पूरे आर्ग्यूमेंट्स को सुना और उन्होंने कुछ एनालिसिस किया, कुछ चीजें उसमें से निकाली। सबसे पहला उन्होंने पॉइंट ये रेस किया कि देखिए जो त्रिपुरा हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के ऊपर बेस्ड है। और उस जजमेंट के अंदर क्या किया गया था, उस जजमेंट के अंदर माइग्रेशन अलाउड कर दिया गया था। जो त्रिपुरा हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो इस जजमेंट को फॉलो करते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए हम मानते हैं कि इस वाले जजमेंट के अंदर आपने माइग्रेशन अलाउ किया था, लेकिन ये जो जजमेंट है जितेंद्र कुमार वाला जो जजमेंट है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम आवर करंट जजमेंट। कैसे? सबसे पहले कि यहाँ पे जो हमारे फैक्ट्स है, प्रेजेंट जो केस है वो स्पेसिफिक ऑफिस मेमोरेंडम से गवर्न हो रहे हैं और उस मेमोरेंडम के अंदर साफ साफ प्रोहिबिशन लगाया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था इस केस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो माइग्रेशन है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिक्रूटमेंट रूल्स के ऊपर, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के ऊपर। और तीसरी चीज उन्होंने बोली कि जब भी हमें इस तरीके से कोई भी केस एनालाइज करना होगा तो हम फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे चलेंगे, ना कि कोई एक जर्नल प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। तो ये 3 पॉइंट उन्होंने बोले। और उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ऑनरेबल त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो गलत है, यानी कि जितेंद्र कुमार वाला जो जजमेंट था वो स्पेसिफिकली उन फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट था, बट जो करंट केस है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि करंट केस के अंदर आपके पास स्पेसिफिक मेमोरेंडम है जिसके अंदर माइग्रेशन को क्या किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है। तो आपको उस माइग्रेशन को प्रोहिबिशन मानते हुए मेमोरेंडम को फॉलो करना पड़ेगा, ये यहां पर बोला। फिर साथ में उन्होंने ये भी बोला वेदर रिजर्व कैंडिडेट हु हैज अवेल्ड रिलैक्सेशन मे बी रिक्रूटेड अगेंस्ट अनरिजर्व सीट वुड डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। और यहां पर क्योंकि फैक्ट्स हमारे अलाउ नहीं करते हैं इसीलिए हम यहां पे माइग्रेशन भी अलाउ नहीं करेंगे। और फाइनली उन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल, कि अगर माइग्रेशन परमिट है तो आप कर सकते हो मेरिट के बेस पे, लेकिन अगर यहां पर माइग्रेशन अलाउ नहीं है एक्सप्लिसिटली तो फिर आप माइग्रेशन अलाउ नहीं करोगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसमें अलाउड है तो हम अलाउ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर माइग्रेशन अलाउ नहीं किया और फाइनली वो जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ओबीसी में तो उनके मार्क्स वैसे भी कम थे और जनरल कैटेगरी में उनको माइग्रेट करना अलाउ नहीं किया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जजमेंट बिल्कुल सही है या फिर ये कहीं ना कहीं जो रिजर्व कैटेगरी की जो कैंडिडेट है उनको बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? तो आप अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।